नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग क्लास 9 के जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो जंतुओं के वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दावली का ज्ञान रखना जरूरी है, क्योंकि वो शब्द बार बार आते हैं। तो उसको पहले समझते हैं। तो व्यासीय सममिति, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री शब्द आता है जैसे किसी भी चीज को आप बांटते हैं उसके व्यास से, तो दो भागों में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो उसको बोलेंगे व्यास रेडियल सिमेट्री। अगर नहीं बढ़ता है, जैसे जो है आप इसको बांटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। जैसे ये हाथ है और ये हाथ, तो दोनों एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो ये दूसरे एक दूसरे की क्या है, सममित है। लेकिन अगर ये आपस में एक दूसरे को कैप्चर ना करे, बीच से अगर रेखा खींचे तो उसे क्या कहेंगे, असममित कहेंगे। जैसे स्टार फिश है तो इसको यहाँ से किसी रूप में बांटते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। रेडियस से कटता है मतलब त्रिज्यता, यह यहाँ से इसको बांटा जा सकता है। तो इस तरह से कई भागों में बांटा जाए तो उसे रेडियल सिमेट्री। और द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल सिमेट्री उसको कहते हैं जिसे केवल एक ही अनुप्रस्थ काट से दो बराबर भागों में बांटा जाए। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग किस में आएंगे, व्यासीय सममित में, कि ये द्विपार्श्व सममित या असममित। तो हम लोग यहाँ से अगर काटा जाए तो दोनों साइड में बराबर बराबर अंग जाएंगे। एक नाक का छेद इधर, इधर कान, इधर एक आंख, सब कुछ हाथ। तो यहाँ से अगर ऐसे काटेंगे तो बोलेंगे हम लोग क्या है, द्विपार्श्व सममित है, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री में है। तो अगर ऐसे काट देंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे अनुप्रस्थ काट, तो उस स्थिति में हम लोग सिमेट्री नहीं होंगे। एक ही अनुप्रस्थ काट ये बन रहा है, इसलिए हम लोग किस श्रेणी में आएंगे, द्विपार्श्व सममित या द्विभागीय सममिति, इसको बोलते हैं बाइलेटरल। और जो किसी भी काट से अगर नहीं बराबर कटता है, इसको जैसे भी आप यहाँ से काटेंगे तो वो बराबर नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे असममित बोलेंगे। तो तीन तरह की समिति होती है जंतुओं के शरीर में। उसके बाद देह गुहा सिलोम। तो देह गुहा सिलोम का अर्थ होता है कि जैसे ये फिगर में दिखाया गया भेड़ है, इसको अनुप्रस्थ काटते हैं, पेट का भाग यहाँ से काटते हैं, तो पेट में यहाँ दिखेगा ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, गट है। उसके बाहर में ये पेट का ऊपरी लेयर है, मसल्स है। अब इन दोनों के बीच में आंत, और ये आंत चल रहा है और बाहर में ये पेट है। तो आंत और पेट के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो आंत एवं बॉडी के बीच में जो कैविटी बनता है उसी को क्या कहते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो किसी में सिलोम होता है, किसी में नहीं होता है। जिसमें सिलोम होगा, वास्तविक देह गुहा होगा, उसे बोलेंगे सिलोमेटिक। जिसमें मिथ्या होता है, झूठ मूठ का होता है, वास्तविक नहीं होता है, उसे कूट सिलोमेटिक, मिथ्या देह गुहा। और एसिलोमेटिक उसको कहेंगे जिसमें सिलोम नहीं होता है, ये गैप होता ही नहीं, मतलब आंख एकदम पेट के दीवार से क्या होता है, सटा रहता है, मतलब बीच में कोई गैप न होगा। पेट का ये स्तर आंख दोनों के बीच में गैप होगा तो सिलोमेटिक, नहीं होगा तो एसिलोमेटिक। अगर झूठ मूठ का होगा तो उसे कूट सिलोमेटिक कहते हैं। जन्म के स्तर सभी जीवों के तीन स्तर होते हैं मुख्यतः, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर का एक्टोडर्म, उसके बाद अंदर का इंडोडर्म हो गया, और दोनों के बीच में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन के बीच में ये होगा मेसोडर्म। मेसो मतलब बीच का। तो जीव या तो द्विस्तरीय हो सकते हैं, द्विस्तरीय होंगे तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा। और त्रिस्तरीय जीव है तो उनमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों डर्म होंगे। तो इस तरह से जिसमें तीनों लेयर हो जन्म का स्तर का, तो त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर केवल दो ही हो, मेसोडर्म गायब हो, तो उसे द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। अब जंतु का बंटवारा जब पढ़ते हैं तो जंतु का बंटवारा मुख्यतः 10 जो है संघ में पढ़ते हैं। 10 संघ में पहला संघ क्या है, पॉरीफेरा।
दूसरा क्या है सिलिंट्रेटा, तीसरा प्लेटिहेल्मिन्थेस, चौथा निमेटोडा, पांचवा एनेलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, नौ जो हेमिकॉर्डेटा और 10वां क्या है कॉर्डेटा। उसके उदाहरण साथ में दिए गए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। और कॉर्डेटा को फिर उपसंघ में बांटा गया है और उपसंघ वर्टिब्रेटा में बांटकर उसे वर्ग में बांटा गया है। ये क्या होगा वर्ग होगा। 10 हुए संघ, 10वां संघ कॉर्डेटा में कुल कितने वर्ग है 5 वर्ग है। पढ़ रहे थे शुरू में क्या पढ़े जगत, जगत के नीचे क्या बांटे संघ। तब जंतु जगत में कुल कितने संघ हुए तो 10 संघ हुए और 10वां संघ कॉर्डेटा में फिर क्या बटा तो वर्ग बटा। तो कितने वर्ग हुए 5 वर्ग हुए, जंतु में नहीं। इस कॉर्डेटा वर्ग कॉर्डेटा संघ के अंदर में कितने वर्ग आते हैं तो 5 वर्ग आते हैं। फिशिस, एम्फीबिया, सरीसृप, एविज एवं मैमेलिया। ये 5 जो है किसके अंतर्गत है कॉर्डेटा के अंतर्गत है। अब ये 9 जो बनते हैं यहां से यहां तक, अगर हेमिकॉर्डेटा हटा देते हैं तब ये बीच का है कॉर्डेटा एवं ये 8 जो सीधा बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे, नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे। ये नॉन कॉर्डेटा का मतलब इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है। तो ये 8 ये बिल्कुल अलग है, इनको नॉन कॉर्डेटा में श्रेणी में बांटा गया है उपसंघ में, जबकि ये कॉर्डेटा हुआ और ये हेमिकॉर्डेटा। तो हेमी मतलब होता है बीच में, मध्य में। तो ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के बीच का है। जिंदगी में इसके जीवन काल में कभी कॉर्डेटा रहता है, वयस्क होने पर या तो रह सकता है नहीं तो विलुप्त हो जाता है, तो उसे हेमिकॉर्डेटा अलग संघ में रखा गया है। अब इन संघों का हम लोग अध्ययन अगर करते हैं तो सबसे पहला क्या है पॉरीफेरा संघ। तो पॉरीफेरा में स्पंज आते हैं जो समुद्र में होते हैं। इसमें स्पंज, साइकॉन, मायोनिया ये सब जो है जीव जंतु आते हैं। ये जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, कभी कभी फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। अगर इसको देखेंगे ये पीला रंग का जो स्पंज है इसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे छिद्र है। इधर ये क्या हुए ऑस्टिया, ये बड़ा वाला क्या हुआ ऑस्कुलम हुआ। ये इस ऑस्टिया से अपने शरीर के अंदर जल को ले लेते हैं। ये छोटा छोटा छिद्र है, ये बड़ा छिद्र है और ये बेस से अटैच है किसी समुद्र के तल से। तो ये छोटे छिद्र से पानी को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं और ऑस्कुलम से बाहर निकाल देते हैं। और इसी जल धारा जो उनके शरीर से जाती है उसी जल में घुलित ऑक्सीजन के अवशोषित करके ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते हैं। साथ में उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी जल धारा के साथ शरीर में चले जाते हैं, तो भोजन भी इनका मिल जाता है। उसी के द्वारा अगर फेंकेंगे एक निश्चित डायरेक्शन में तो प्रचलन ज्यादातर तो एक जगह ये चिपके रहते हैं, कोरल भी बना लेते हैं समुद्र में, बहुत बड़े बड़े बीज के रूप में एक बन जाते हैं। तो ये इनका मुख्य रूप से इनके शरीर के ऊपर कांटेदार कभी कभी स्पिकुल्स होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। शरीर में एक हुआ स्पंज, एक ही केवल ये जो बीच से जो है केवल आने जाने का रास्ता है जल का, और इसका उदाहरण मुख्य क्या स्पंज, साइकॉन एवं मायोनिया। तो ये सबसे सरलतम क्या है जंतु है जो ये कह सकते हैं कि ये कोशिकीय स्तर का है, उत्तक स्तर का नहीं है। इसमें उत्तक या अंग का विकास नहीं हुआ है। इसमें न श्वसन के लिए नाक है, न परिवहन के लिए हृदय है, न फेफड़ा है, न इसमें ब्रेन है, कोई भी इसमें अंग का विकास। जब उत्तक का विकास नहीं हुआ है, एक तरह से एग्रीगेट ये क्या है कोशिका है, कोशिकाओं का बहुकोशिकीय है, कोशिका का समूह है, लेकिन कोशिका उत्तक का निर्माण अभी नहीं कर पाई है। इसके आगे एकदम सरलतम जंतु है। उसके आगे वाले में सिलिंट्रेटा जिसमें हाइड्रा मुख्य उदाहरण है, तो ये एक तरह से कहेंगे अब उत्तक स्तर का जीव हो गया। इसमें भी अंग नहीं है, मुख, नाक, ये सब पैर ये सब नहीं है, लेकिन ये स्पंज से पॉरीफेरा से थोड़ा आगे का उच्च श्रेणी का जीव हो गया। इसमें क्या होगा तो ये भी जल में ही रहने वाला द्विस्तरीय जीव है।
पॉरीफेरा में तो कोई अस्तर ही नहीं, हो तो कोशिका का समूह है। इसमें अब अस्तर बनेगा, तो अस्तर कौन सा? द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इंडोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होता है। मेसोडर्म में बस मेसोगलिया एक बीच में जेली लाइक सबस्टांस होता है, जिसे मेसोगलिया कहते हैं। एक ही मुंह होता है, उसी मुंह के चारों ओर स्पर्शक होते हैं जो भोजन को पकड़कर, या इसमें एक विशेष जो स्पर्शक में एक विशेष कोशिका होती है जिसे निडोब्लास्ट सेल कहते हैं, उसी से इसका नाम कभी कभी निडेरिया भी बोला जाता है। निडेरिया किसके चलते हैं? तो निडोब्लास्ट सेल इसमें पाया जाता है, जो इसकी मुख्य पहचान है उसी से अपने शिकार को बेहोश करके और टेंटिकल से पकड़ करके उसको अपने मुख में डाल देता है। पचाने के बाद अपचे भाग को उसी खुले भाग से शरीर से बाहर निकाल देता है। एसिलोमेटिक होता है। एसिलोमेटिक मतलब मुख से जो यहाँ जा रहा है, आंत तो आंत नहीं होता है, एक तरह से कैविटी केवल है, और उस भोजन के नली गट से और इसके देह के बीच में, पेट के बीच में कोई भी कैविटी नहीं होती है, पूरे ये उत्तक भरे रहते हैं, इसलिए क्या है? एसिलोमेटिक है। इसमें कोई सिलोम देह गुहा नहीं होता है। मुख के चारों ओर क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं, 7 से 9 के बीच में संख्या होती है। जनन अलैंगिक हो सकता है और लैंगिक भी हो सकता है। अलैंगिक में यहाँ से जैसे देख रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा मुकुल निकला है, हाइड्रा, ये बाद में इससे टूट के अलग हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। और इसको अगर स्लाइस के रूप में कट भी जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया हाइड्रा का निर्माण कर सकता है। तो ये अलैंगिक भी होता है। कभी कभी इसमें नर एवं मादा भाग से युग्मक निकलते हैं और युग्मक को आपस में निषेचन करके लैंगिक विधि से भी जन्म करते हैं। इनका मुख्य उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा। ये लोग ज्यादातर समुद्र में कोरल का निर्माण और स्पंज के साथ करते हैं। तीसरा प्लेटीहेलमिन्थेस संघ है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में मुख्य है प्लेनेरिया। प्लेटीहेलमिन्थेस का मुख्य क्या है? प्लेनेरिया। तो इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन फ्लैम कोशिका के द्वारा होता है। उत्सर्जन अभी तक उत्सर्जन हम लोग में तो किडनी होता है, बहुत बढ़िया, हम लोग तो उच्च श्रेणी के जीव है। ये अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। अब हाइड्रा में क्या था? उत्तक था। इसमें अब धीरे धीरे अंग विकसित हो रहे हैं। इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे आई स्पॉट, जो हमारे आंख के जैसा एक स्पॉट दिख रहा है, अंध बिंदु है। केवल प्रकाश का सेंसिटिव दिखाता है कि प्रकाश है कि नहीं है। कोई चित्र इनको जो है या इमेज जो है इनको नहीं दिखता है। इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग ये सब अनुपस्थित होते हैं। एकदम सरलतम जीव है। ये उभयलिंगी जंतु है। नर और मादा एक ही शरीर में होता है, जिसमें मुख्य उदाहरण क्या है? प्लेनेरिया जो स्वतंत्र जीवी है, फीता कृमि है, टेपवर्म है। ये हमारे कभी कभी पेट में हो जाता है, छोटे बच्चों में ज्यादातर कीड़े हो जाते हैं पेट में, फीता कृमि, टेपवर्म। ये मुख्य रूप से अपचय, बहुत सारे बीफ या पोर्क खाने वाले लोग हैं तो उनके द्वारा अपचय बढ़िया से कुक नहीं किया गया है वो मांस, और उसके द्वारा भी पेट में ये पहुंच जाते हैं, जिससे टीनियसिस रोग होता है। तो ये थे प्लेटीहेलमिन्थेस, एक हाइड्रा से आगे विकसित जीव है, लेकिन अभी भी इसमें सभी अंगों का विकास नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है? चौथा स्केलेमेंथेस। चौथा संघ स्केलेमेंथेस, ये एक लिंगी जीव है, मतलब नर अलग होगा और मादा अलग होगा। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब दोनों लिंग एक ही में होंगे, या उभयलिंगी उसको कहते हैं। एक लिंगी मतलब नर जीव अलग, मादा जीव अलग, जैसे हम लोग हैं, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, एक लिंगी है। इनमें स्पष्ट आहार नाल एवं मुख पाया जाता है। गुद्दा मतलब जहाँ से मल द्वार मल बाहर निकलता है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है। ये लंबे बेलनाकार अशाखित होते हैं। इनमें कोई जो है इस तरह से शाखा नहीं होता है, जबकि टेपवर्म में होता है, इसमें नहीं होता है। एकदम सिलिंड्रिकल होते हैं, गोल। इनमें उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया, हम लोगों में नेफ्रॉन होता है, उसी नेफ्रॉन शब्द से एक बना है। प्रोटो मतलब प्रारंभिक, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इसके मुख्य उदाहरण गोल कृमि, एस्कैरिस, थ्रेडवर्म, उचरेसिया है। ठीक है, इसे हमारे शरीर में ये रहकर परजीवी है,
ज़्यादातर ये भोजन जो है हमारे शरीर से ग्रहण करते हैं और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा है एनेलिडा संघ। एनेलिडा ये सिलिंड्रिकल होते हैं। केचुआ, जिसमें केचुआ आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके क्या क्या गुण होंगे। तो सेगमेंटेड बॉडी होगा, मतलब जगह जगह से ये सेगमेंट टुकड़ा के रूप में इसका जो है शरीर जो है बटा रहता है। श्वसन समानता किसके द्वारा करते हैं? त्वचा द्वारा। केचुआ श्वसन किससे? हम लोग नाक से फेफड़ा से करते हैं, जबकि केचुआ किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा करता है। इनके प्रचलन के लिए काइटन नीचे जो है यहाँ पर होता है, जो जमीन में धंसाकर और लूपिंग करके आगे बढ़ता है। क्लोम के द्वारा इनका जो है छिद्र खुलता है। इनमें आहार नाल पूरी तरह से विकसित पाई जाती है। इनमें रुधिर लाल होता है। इनमें परिवहन तंत्र भी अब विकसित होने लगा है। उत्सर्जी अंग ब्रीक होता है, हम लोग के जैसे किडनी होता है। इस वर्ग के जीव एकलिंगी या उभयलिंगी भी हो सकते हैं। केचुआ उभयलिंगी है, नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है, लेकिन एक केचुआ प्रजनन नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोटेंड्री होता है। नर युग्मक पहले ही इसमें बनकर तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, जबकि मादा युग्मक उसके कुछ देर बाद। तो ये एकलिंगी उभयलिंगी, इसके मुख्य उदाहरण क्या है? केचुआ, जोक, आर्थ्रोपोडा। ये संघ सबसे बड़ा संघ है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा संघ, इनका अपोडा का अर्थ होता है पैर। तो इनमें जो है पैर की संधि युक्त ज्यादातर होती है। जैसे जो कॉकरोच में देखें 1 2 3 और इधर भी 3, तो कुल मिला के 6 पैर होते हैं। ये उसका जो श्रृंग है एंटीना के रूप में। और इनका भी शरीर जो है ये सिर, धड़ और इधर भागों में, एब्डोमिनल भागों में बटा रहता है। इनके शरीर में देह गुहा होती है जो हीमोसिल कहलाती है। उसमें रक्त भरा रहता है। हीमो और अर्थ का होता है रक्त से, हीमोग्लोबिन, हीमो वर्ड लाया जाता है रक्त के लिए। इनके श्वसन ट्रैकिया से होता है, कुछ में गिल्स होता है, कुछ में जैसे जो बिच्छू है उसमें बुक लम्स होंगे, उसके द्वारा होता है। यह एक लिंगी जीव होता है। ये निषेचन शरीर के अंदर करता है, मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है। इसके मुख्य उदाहरण बहुत सारे, सबसे बड़ा संघ है तो जिसमें भी देखेंगे 6 पैर है, 8 पैर है, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। झींगा मछली, ये मेन देखिए समझिए, केकड़ा में 8 गो पैर होता है, मक्खी में 6, मच्छर में इस तरह के। झींगा मछली में 13 जोड़ा पैर होता है और ये आर्थ्रोपोडा है, एक कीड़े मकोड़े के अंतर्गत है, लेकिन हम लोग मछली इसको बोलते हैं। तो ये लोग खाया भी जाता है इसको। तो ये मछली के मत्स्य के ग्रुप में नहीं, कॉर्डेटा में नहीं है। ये क्या है? एक कीट पतंगा है और इसका उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में भी किया जाता है। अगला संघ है मोलस्का। तो मोलस्का का अर्थ होता है इनके शरीर बहुत मुलायम होता है, घोंगा है, लेकिन शरीर, ये वाला शरीर मुलायम है जो इसके अंदर से कवच से निकलेगा। और वो शरीर, मुलायम शरीर जो है बाहर जो है कवच से कैल्शियम कार्बोनेट से ढका रहता है, किसी किसी में नहीं होता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इसी में आएगा। तो ऑक्टोपस आप देखे होंगे एकदम मुलायम होता है, मतलब पतले से सुराख में से भी वो निकल जाता है। तो शरीर के ऊपर जो एकदम मुलायम, उसके बाद इनके ऊपर एक हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच हो। आहार नाल पूरी तरह से विकसित। रक्त इसका रंगहीन होगा, कोई जिसे हीमोग्लोबिन के चलते लाल होता है हम लोग का रक्त, तो वैसा कोई इनमें रंजक नहीं पाया जाता है। ब्रीक द्वारा उत्सर्जन होगा। इनके मुख्य उदाहरण घोंगा है, सीप है, सिटुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्टोपस है। अगला जो है संघ है इकाइनोडर्मेटा। तो स्टारफिश, तारा मछली, इसके मुख्य जो है आप देखकर आप बता सकते हैं कि इनके क्या क्या गुण होंगे। तो ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जल समोहन तंत्र, जैसे एक समोहन तंत्र जल तंत्र किसमें होता था? स्पंज में। इनमें भी उसी तरह का होता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से जल को ग्रहण करके और बीच वाले मुख से उसको बाहर निकाल देते हैं, उसी के द्वारा ये ऑक्सीजन अपना ग्रहण करते हैं। तंत्रिका तंत्र, इनमें मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। पुनरुत्पादन इनमें क्षमता पाई जाती है। अगर ये शरीर का टुकड़ा कट जाए तो फिर से नया स्टारफिश के रूप में ये जन्म ले सकता है। पुनरुद्भवन इनमें पाया जाता है।
इनका मुख्य उदाहरण क्या है? स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, कई तरह के स्टार होते हैं। तो ये मुख्य जो इकाइनोडर्मेटा संख्या है। उसके बाद ये सब जितने अभी पढ़े 8, वो सब क्या थे? नॉन कॉर्डेटा थे। उसके बाद 10वां क्या है? कॉर्डेटा है। ये 9वां जो है हेमी कॉर्डेटा है। हेमी कॉर्डेटा मतलब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच से ये उत्पत्ति हुआ है। ये शब्द हेमी और कॉर्डेटा से बना है। हेमी का अर्थ होता है अर्ध, मध्य में। कॉर्डेटा का अर्थ होता है रस्सी, कोड, नोटोकॉर्ड। तो इसका अर्थ हुआ कि ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीचों बीच का ये मध्य कड़ी है। इसमें कॉर्डेटा अर्धरज्जुकी भी इसको कहा जाता है। कशेरुकी संघ से पहले रखा गया था कॉर्डेटा में, बाद में इसे अलग कर दिया गया और नोटोकॉर्ड के अभाव में इसको अलग फाइलम में रखा गया। नोटोकॉर्ड लाइफ में, इनके बचपन में या लाइफ में किसी भी समय हो सकता है, कभी कभी डिसअपीयर हो जाता है। पृष्ठरज्जु में नोटोकॉर्ड केवल अग्र सिरे में पाई जाती है, ये वास्तविक रूप से समान नहीं होती है। उसके बाद इनके सदस्य क्या है? समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य उदाहरण क्या है? ब्लेनोग्लोसस। ये हेमी कॉर्डेटा के 9वां संघ का मुख्य उदाहरण है। 10वां संघ जो है हम लोग को कॉर्डेटा पढ़ना है। कॉर्डेटा के प्रमुख जो है क्लास वर्ग जो 5 बांटे गए हैं। कॉर्डेटा का मतलब इनके शरीर में क्या होगा? पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। इनमें क्लोम छिद्र एवं नाल द्वार तंत्रिका पाई जाएगी। कॉर्डेटा संघ के प्रमुख वर्ग कौन कौन है? 5 है। कौन कौन से? तो आगे देखते हैं 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो मत्स्य वर्ग, ये पहला वर्ग। अब वर्ग कॉर्डेटा को बांट रहे हैं तो अब वर्ग चलेगा। तो मत्स्य वर्ग मछली है मुख्य रूप से। इसमें मछली 2 प्रकार में इसको भी बांटा गया है, क्योंकि कभी कभी कॉर्डेटा को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो कॉन्ड्रियोकैथिकस और ऑस्टियोकैथिकस। तो कॉन्ड्रियोकैथिकस मतलब होते हैं वैसे जो उपास्थि वाले मछली होती है और एक अस्थि वाली मछली होती है। तो अस्थि वाली मछली मतलब कांटेदार, जिसमें वो बड़े बड़े सल्क होते हैं। रोहू मछली जो है वो अस्थि वाली मछली है, और जिसे मांगुर है वो शार्क है, वो उपास्थि वाली मछली है। तो उपास्थि वाली मछलियाँ का मुंह यहाँ पर होता है, नीचे में कटा हुआ, जबकि अस्थि वाली मछली का मुंह एकदम सामने में यहाँ पर होता है। सल्क में दोनों का बंटवारा होता है, फिन में बंटवारा होता है। तो इस तरह से 2 तरह की मछलियाँ होती है, लेकिन हम लोग अभी अपने बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं तो 5 ही वर्ग पढ़ेंगे, जिसमें मत्स्य वर्ग में दोनों आ जाएंगे, उपास्थि वाली मछली और अस्थि वाली मछली। ये असमतापी चाहे अनियत तापी जंतु है। असमतापी का अर्थ समझ जाइए। असमतापी मतलब इनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान नहीं रहता। हम लोग का शरीर का सामान्य रूप से तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा हो जाएगा तो कहेंगे बुखार लग गया। लेकिन मछलियों का शरीर का तापमान क्या होता है? असमतापी होता है, मतलब घटता एवं बढ़ता रहता है। तो इसलिए इन्हें असमतापी कहते हैं। ये अपने परिवेश के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटा बढ़ाकर एडजस्ट कर लेती है, जबकि हम लोग समतापी है तो हम लोग शरीर का तापमान घटा बढ़ा नहीं पाते हैं। तो गर्मी में जो है एसी की जरूरत पड़ती है और ठंडी में स्वेटर की जरूरत पड़ती है। मछलियों की ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर का तापमान एडजस्ट कर लेती है, इसलिए इसे असमतापी कहा गया है। हृदय में कितने वेश्म होंगे? 2 वेश्म होंगे। इनके हम लोग के हृदय में कितने होते हैं? 4 वेश्म, 4 भाग होते हैं। इनमें सिर्फ अशुद्ध रक्त का पंप करता है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? गिल्स गलफड़ा के द्वारा होती है, जो जल में से घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करता है? अवशोषित करता है। मछलियों का कंकाल उपास्थि का बना हो सकता है, जैसे शार्क, स्क्लियोडॉन, और कुछ अस्थि का समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा शब्द से मत जानिएगा कि मैमेलिया है, समुद्री घोड़ा इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या है? एक मछली वर्ग का जो है मत्स्य वर्ग में इसको रखा गया है। रोहू, कतला ये सब अस्थि वाली मछली है, जबकि शार्क और स्क्लियोडॉन किसकी है? उपास्थि वाली मछली है। दूसरा वर्ग क्या है? एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का अर्थ होता है उभयचर। उभयचर मतलब जो जल एवं स्थल दोनों जगह रह सकता है। मेढक जिसका मुख्य एग्जाम्पल आता है
तो उभयचर उसको कहा जाता है। ये भी क्या है, असमतापी है, मतलब ये भी अपने शरीर का तापमान क्या करता है, घटा बढ़ा सकता है। श्वसन फेफड़ा द्वारा, कभी त्वचा द्वारा, और प्लोमो मतलब ये गिल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। जब टेडपोल लार्वा इसका जब होता है बच्चे रूप में तो उस समय गिल्स के द्वारा करता है। हवा में जब बाहर रहता है तो फेफड़े द्वारा, और जब पानी में रहता है अंदर हाइब्रिनेशन में चला जाता है तो त्वचा के द्वारा करता है। इनके हृदय में 3 वेश्म, मछली में कितने वेश्म, 2 वेश्म, जबकि एम्फीबिया में कितने, 3 वेश्म होते हैं। और इसका मुख्य उदाहरण मेढक है, सैलमेंडर है, हाइला है जो पेड़ पर पाया जाता है, फ्रॉग। तो कई इसके जो है उदाहरण है। तीसरा वर्ग कॉर्डेटा के क्या है, सरीसृप है, रेप्टिलिया जिसको बोला जाता है। ये भी असमतापी है, ये भी अपने शरीर को तो परिवेश के अनुसार घटाते बढ़ाते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। वास्तविक स्थलीय कशेरुक जंतु यही है, क्योंकि मछली तो पानी में, मेढक पानी एवं स्थल दोनों जगह पर। ये स्थल पर कुछ इनु की प्रजातियां जिसमें जैसे मगरमच्छ है या कछुआ है, वो क्या घड़ियाल है, वो पानी में रहते हैं। छिपकली पूर्णतः स्थल पर रहती है। सांप, बहुत सारे सांप वो स्थल पर रहते हैं। ये रेंग कर चलते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है सरीसृप वर्ग। और ये अंडे देते हैं, मछली भी, मेढक भी अंडे देते हैं। अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। इन जंतुओं का हृदय 3 भागों में बटा होता है। सरीसृप का 3 भागों में, मछली का 2 भागों में, एम्फीबिया मतलब मेढक एवं सरीसृप का 3 भागों में। लेकिन अपवाद में क्या है, मगरमच्छ का 4 चेंबर का हृदय होता है। और मगरमच्छ बहुत प्राचीन जीव है जो अब तक इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसका एडप्टेशन प्रकृति के अनुसार बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से रेप्टिलिया वर्ग के ये क्या हुए, जंतु हुए। उसके बाद चौथा है पक्षी वर्ग, एविज जिसको कहा जाता है। एविज एयर से बना हुआ है, जो वायवीय होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। ये लेकिन समतापी होते हैं, इनके शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है, हम लोग के जैसे समतापी होते हैं। 3 गो असमतापी कौन कौन, तो मत्स्य पीसी जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद एम्फीबिया उभयचर, फिर सरीसृप रेप्टिलिया। ये तीनों क्या है, असमतापी है, अनियत तापी है। और ये 2 आगे के भी मैमेलिया भी क्या है, समतापी है। मतलब पक्षी वर्ग और मैमेलिया स्तनधारी दोनों क्या है, समतापी है। तो समतापी मतलब इनके शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है। तो ये अपने को कैसे अडॉप्ट करते हैं, तो इनको गॉड ने ऊपर से पंख दिया है, फीदर दिया है, ताकि ज़्यादा ठंडी गर्मी का इन पे प्रभाव न पड़े। उस तरह से अपने शरीर के तापमान को ये मेंटेन करते हैं। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इस वर्ग के जंतुओं का अगला जो पैर है वो क्या पंख के रूप में, डैने के रूप में रूपांतरित होता है, जो उनमें उड़ने में सहायक होता है। इनके हृदय 4 चेंबर के होते हैं। अब 4 चेंबर हो गया। मगरमच्छ में एक उदाहरण था, अपवाद था किसका, रेप्टिलिया का। लेकिन पंछी में 4 चेंबर का हृदय होता है, मूत्राशय अनुपस्थित होता है। और इनकी हड्डियां स्पॉन्जी होती है, हल्की होती है, जिससे ये वजन में हल्के होते हैं और वो उड़ने में सहायक होता है। अंडा देती है, ये अंडज है। लास्ट 5वां स्तनी वर्ग या मैमेलिया जिसको बोलते हैं, स्तनधारी। ये भी नियत तापी है, ऊंच रखती है, इसको बोल सकते हैं समतापी बोल सकते हैं। तो ये मनुष्य इसी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हम लोग का शरीर का तापमान नियत होता है। त्वचा पर क्या होता है, श्वेत ग्रंथियां होती है जिससे पसीना निकलता रहता है। रोम होते हैं, बाल होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कान बाहर दिखता है, पंछियों में कान बाहर नहीं दिखता है। जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट लामा में आरबीसी में केंद्रक होता है। स्तनी वर्ग के 3 उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूरिथीरिया। तो
मुख्यतः अगर कहेंगे अस्तनधारी, तो अस्तनधारी इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस वर्ग के जंतु में जो मादा है उनके पास स्तन होता है और वह स्तन अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग, दूध पिलाने के लिए होता है। ऐसा दूसरे में नहीं होता है। तब इनके मादा में स्तन होता है जो बच्चों को दूध पिलाने में सहायक होता है, उसके लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्तनधारी मैमेलिया। मैमेलिया का उसी स्तन को बोलते हैं मैमेरी ग्लैंड, जिससे दूध निकलता है, इसलिए मैमेलिया इसका नाम पड़ा है। लेकिन कुछ इसके हैं प्रोटोथेरिया जो होते हैं वो अंडे देने वाले हैं, जिसमें इक्विडेना, बतख चोचा उदाहरण होता है। पूछा जाए कि अगर कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है, तो इक्विडेना है, ठीक है। बतख चोचा, इसको प्लेटिपस भी बोला जाता है बतख चोचा को। और मेटाथेरिया, ये अंडा देने वाले प्रोटो मतलब पहले, मेटा मतलब बीच में, मेटाथेरिया मतलब अंडा एवं एक वयस्क बच्चे का जो है शिशु के रूप में जन्म देने वाले के बीच में, तो ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसके जैसे में क्या आएंगे, कंगारू, कंगारू किस में आएंगे, मेटाथेरिया में, क्योंकि माँ कंगारू की मादा जो है जन्म देने के बाद बच्चे अविकसित होते हैं तो अपने पोस्टेरियन पाउच में पेट के नीचे थैली होता है, उसी में कुछ दिन तक बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती है। जब वयस्क हो जाता है तब उससे बाहर निकलता है। और यूथेरिया, ये इसमें वो आएंगे जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जिसमें हम लोग हैं। हम लोग माँ के गर्भ से विकसित रूप से जन्म लेते हैं और मिल्क फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, इसलिए हम लोग स्तनधारी में आएंगे। इसमें बहुत सारे जीव है, ऊँट है, जितने जानवर देख रहे हैं, गाय है, बैल है, हाथी है, वो सब किसमें है, स्तनधारी में। स्तनधारी की पहचान कैसे देखेंगे, तो कान बाहर दिखेगा तो वो क्या है, स्तनधारी है। सीधे से कान बाहर दिखेगा तो क्या है, स्तनधारी है। तो ये आज का वीडियो रहा। हमें आशा है कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में आप लोग को समझने में इस वीडियो से बहुत आसानी हुई होगी। अगर इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।